हेलो बच्चों, मेगा माइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम औरंगजेब के शासन, पॉलिसीज और एम्पायर के एक्सपेंशन को सिंपल तरीके से समझेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं औरंगजेब की, मुगल साम्राज्य के शायद सबसे शक्तिशाली लेकिन उतने ही कंट्रोवर्शियल बादशाह। उनकी कहानी ना एक ऐसे कैरेक्टर की है जिसके दो चेहरे थे, एक हीरो का और एक विलन का, और इतिहास आज तक इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, उनके दो नाम ही उनकी पर्सनालिटी के इस कॉन्ट्रडिक्शन को कितने परफेक्टली कैप्चर करते हैं। एक तरफ उन्हें कहा गया आलमगीर, यानी पूरी दुनिया को जीतने वाला, और दूसरी तरफ जिंदा पीर, मतलब एक जीता जागता संत। अब सोचने वाली बात यह है कि एक ही इंसान में ये दो बिल्कुल अलग पहचान, ये दो ऑपोजिट कैरेक्टर्स कैसे हो सकते हैं। इसी विरोधाभास को आज हम एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। यह है आज का हमारा रोड मैप। हम शुरू करेंगे तख्त के लिए हुई उस ब्रूटल जंग से, फिर उनकी दो पहलू वाली पॉलिसीज को समझेंगे। इसके बाद साम्राज्य में उठे विद्रोह और दक्कन में उनके आखिरी अभियान पर नजर डालेंगे, और आखिर में देखेंगे कि हिस्ट्री उनके बारे में क्या फैसला सुनाती है। देखिए, औरंगजेब शाहजहां के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, और मुगलों में एक रूल था, तख्त विरासत में नहीं मिलता था, उसके लिए लड़ना पड़ता था, उसे तलवार के जोर पर जीतना पड़ता था। इसलिए औरंगजेब को अपने ही भाइयों के खिलाफ एक भयानक जंग लड़नी पड़ी, जिसमें उनके सबसे बड़े राइवल थे उनके लिबरल और इंटेलेक्चुअल भाई दारा शिकोह। ये टाइमलाइन उन क्रूशल बैटल्स को दिखाती है जिन्होंने औरंगजेब का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। पहले धर्मत में शाही सेना को हराया, फिर सामूगढ़ की डिसाइसिव लड़ाई में उन्होंने अपने मेन राइवल दारा शिकोह को मात दी। इसके ठीक बाद उन्होंने आगरा पर कब्जा किया और अपने ही पिता शाहजहां को कैद कर लिया, और आखिर में दीवराय की लड़ाई के बाद दारा शिकोह का अंत हुआ और मुगल तख्त पूरी तरह से औरंगजेब का हो गया। तख्त तो मिल गया, पर असली कहानी तो अब शुरू होती है। औरंगजेब ने शासन कैसे किया, यही उनकी कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा है। उनकी पॉलिसीज उनके कैरेक्टर के दो बिल्कुल अलग अलग पहलुओं को सामने लाती हैं। एक तरफ तो आलम यह था कि वो एक बहुत ही डिसिप्लिन रूलर थे। उन्होंने दरबार में संगीत, नाच और झरोखा दर्शन जैसी फिजूल खर्ची वाली प्रथाओं पर रोक लगा दी। उन्होंने सती प्रथा, जुआ और शराब पर भी पाबंदी लगाई। वो खुद सोचिए, टोपी सिलकर और कुरान की कॉपीज लिखकर अपना खर्च चलाते थे। एकदम सादा जीवन। और इसी वजह से उन्हें शाही दरवेश यानी एक रॉयल सेंट भी कहा जाता था। लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। उनके कई फैसले ऐसे थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया था। उन्होंने 1679 में गैर मुस्लिमों पर जिजिया टैक्स दोबारा लगा दिया, जिसे अकबर ने कब का खत्म कर दिया था। हिंदू व्यापारियों पर ज्यादा टैक्स लगाए गए और कुछ मशहूर मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए गए। ये फैसले उनके पूर्वजों की लिबरल नीतियों से एक बहुत बड़ा यू टर्न था। और ये स्लाइड बिल्कुल साफ कर देती है कि मुगल एम्पायर की सोच में कितना बड़ा बदलाव आया था। एक तरफ अकबर की पॉलिसी थी सुलह कुल, जिसका मतलब था सभी धर्मों के बीच यूनिवर्सल पीस और हार्मनी। वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब ने सख्ती से शरिया यानी इस्लामी कानून के हिसाब से शासन करने पर जोर दिया। ये एक फंडामेंटल शिफ्ट था जिसके बहुत दूर तक असर हुए। तो जब पॉलिसीज इतनी सख्त होंगी तो रिजल्ट क्या होगा? जाहिर सी बात है, पूरे साम्राज्य में बड़े पैमाने पर विद्रोह। उनकी पॉलिसीज के कारण साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में आग भड़क उठी। मथुरा के किसान यानी जाट ने विद्रोह किया, सतनामियों ने बगावत की। पंजाब में सिखों का संघर्ष धार्मिक भी था और राजनीतिक भी। राजपूत, जो कभी मुगलों के सबसे मजबूत स्तंभ हुआ करते थे, अब उनके खिलाफ हो गए। और इन सब से बढ़कर डेक्कन में मराठाओं ने एक ऐसी चुनौती पेश की जो आगे चलकर साम्राज्य के लिए घातक साबित हुई। सर दिया पर सार नहीं दिया, सर दे दिया पर अपना सिद्धांत नहीं छोड़ा। ये पंक्ति गुरु तेग बहादुर जी के अद्भुत बलिदान की याद दिलाती है। उन्हें 1675 में दिल्ली में इसलिए शहीद कर दिया गया क्योंकि उन्होंने कश्मीरी पंडितों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा की और खुद इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। ये घटना मुगल सिख संबंधों में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। लेकिन इन सबसे भी बड़ी चुनौती वो साउथ से आई, डेक्कन से। चलिए देखते हैं कि कैसे डेक्कन के प्रति औरंगजेब का जुनून मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। कहानी 1682 में शुरू हुई, जब औरंगजेब अपने बागी बेटे प्रिंस अकबर का पीछा करते हुए दक्कन पहुंचे।
प्रिंस अकबर ने मराठाओं के पास शरण ली थी। औरंगजेब ने सोचा ये एक छोटा सा मिशन होगा, लेकिन ये छोटा सा मिशन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और आखिरी जुनून बन गया। वो कभी उत्तर भारत वापस ही नहीं लौटे। 25 साल, सोचिए जरा, उन्होंने अपने शासन के आखिरी 25 साल डेक्कन में कभी न खत्म होने वाली लड़ाइयों में बिता दिए। इस अभियान के परिणाम साम्राज्य के लिए फेटल साबित हुए। और यही सबसे बड़ी आयरनी है। एक तरफ तो औरंगजेब ने साम्राज्य को उसके सबसे बड़े साइज तक पहुंचाया, बीजापुर जीता, गोलकोंडा जीता, लेकिन इस जीत की कीमत क्या थी? सालों के युद्ध ने शाही खजाना पूरी तरह खाली कर दिया। उनकी विशाल सेना थक कर कमजोर हो गई और उनकी गैर मौजूदगी में नॉर्थ इंडिया में प्रशासन चरमराने लगा। इसे डेक्कन अल्सर भी कहा जाता है, एक ऐसा घाव जिसने धीरे धीरे पूरे मुगल साम्राज्य को अंदर से खत्म कर दिया। साल 1707 में 88 साल की उम्र में औरंगजेब की मृत्यु हुई। वो अपने पीछे एक ऐसा साम्राज्य छोड़ गए जो कागज पर तो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा था, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका था। तो इतिहास उन्हें आखिर कैसे याद रखता है? औरंगजेब पर इतिहासकारों की राय हमेशा से बटी हुई है। उनके सपोर्टर्स उन्हें एक धार्मिक, अनुशासित और कुशल शासक मानते हैं जिसने भ्रष्टाचार मिटाया और साम्राज्य का विस्तार किया। वहीं उनके आलोचक उन्हें एक धार्मिक कट्टरपंथी और अत्याचारी के रूप में देखते हैं, जिनकी इनटॉलरेंट पॉलिसीज ने प्रजा को बांट दिया और साम्राज्य को बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया। तो अब सवाल ये है कि औरंगजेब की सबसे बड़ी जीत क्या थी और सबसे बड़ी हार? क्या साम्राज्य को उसके चरम पर पहुंचाना उनकी जीत थी, या फिर अपनी प्रजा के एक बड़े हिस्से का विश्वास खो देना उनकी सबसे बड़ी हार? इस पर क्या विचार है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और मेगा माइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलना।